Hello, dear bankers. Namaskar. Good evening. You all are welcome in this session. So JAIB 360 डिग्री सीरीज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है और आज की क्लास में हम आपके साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे पीपीबी का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और मॉड्यूल ए का लास्ट कंसेप्ट जिसका नाम है आरटीआई 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 2005 में ये एक्ट आया था, इसी पर आज का हमारा डिस्कशन होगा, आज की हमारी क्लास होगी। सो द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, मेरा नाम अरविंद सर है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं और आपके एग्जाम क्लासेस से रिलेटेड जो भी अपडेशंस होंगे वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है क्या। So Right to Information Act 2005 was enacted with intent to provide for setting out practical regime for citizen to get the information under the control of public authorities, in other to promote transparency, accountability in the working of every public authority। इनका कहना क्या है कि जितने भी हमारे सरकारी मंत्रालय ऑफिस वगैरह हैं, ठीक है दोस्तों, तो वहां पे जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज, क्या पब्लिक अथॉरिटीज जो भी वर्क करते हैं, जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज वर्क करते हैं, इनके वर्किंग में अगर आप क्या देखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी, इनकी ट्रांसपेरेंसी रहे, वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी रहे, साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी रहे, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को प्रमोट करने के लिए भारत के जो भी सिटीजन्स हैं, सिटीजन ऑफ द कंट्री, हमारे देश के जो भी नागरिक हैं, वो क्या कर सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज पब्लिक वर्क के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और इसी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए सरकार ने जो अधिकार दिया है जनता को, जो कानून दिया है, उस कानून का नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। डन है, क्लियर है। सो आरटीआई एक्ट के तहत कोई भी सिटीजन, भारत का नागरिक, किसी भी पब्लिक सर्वेंट से या पब्लिक अथॉरिटी से, पब्लिक डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, पब्लिक ऑफिस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है, मांग सकता है। और इससे, इस एक्ट के आने से जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, इनकी वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ही आरटीआई एक्ट 2005 लाया गया है। ठीक है दोस्तों, डन है। The act has application to those banks and financial institutions that will come under the purview of public authority as defined in the act। तो अब ये जो आरटीआई एक्ट है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहां पर जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, कौन से बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, इन बैंक्स की अगर हम बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें, तो ये जितने भी हमारे बैंक्स हैं, ये सभी किसके तहत आते हैं, ये पब्लिक अथॉरिटी, प्रीव्यू ऑफ पब्लिक अथॉरिटी के तहत, पब्लिक अथॉरिटी के तहत आते हैं। इसीलिए इनके ऊपर ये एक्ट, कौन सा एक्ट, आरटीआई एक्ट लागू होता है। कौन सा एक्ट लागू होता है, आरटीआई एक्ट लागू होता है। सो ऑन कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस एक्ट, द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 हैज बीन रिपील्ड। यानी जैसे ही आरटीआई एक्ट आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जैसे ही आया, इसके पहले जो हमारे यहां पर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 जो था, इसको खत्म कर दिया गया। ठीक, इसके आने से इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि आरटीआई एक्ट 2005 क्यों लाया गया। आरटीआई एक्ट 2005 हमारे लिए सूचना का अधिकार है। हर एक नागरिक भारत का सूचना अवेल कर सकता है, किसके रिगार्डिंग, पब्लिक ऑफिस, पब्लिक डिपार्टमेंट्स के रिगार्डिंग। और इससे कहीं ना कहीं जो भी हमारे पब्लिक अथॉरिटीज वर्क कर रहे हैं, इनकी वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट भी करता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। साथ ही साथ अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो प्रीव्यू ऑफ पब्लिक अथॉरिटी के तहत आते हैं, इसलिए इनके ऊपर आरटीआई एक्ट लागू
होता है। और अगर हम बात करें आरटीआई एक्ट के आने से जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। नाउ एप्लीकेबिलिटी, कहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है? दिस एक्ट एक्सटेंड टू द होल इंडिया, पूरे भारत में यह एक्ट लागू है। और ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, इनके ऊपर लागू होता है दोस्तों। और जितने भी अदर इंस्टीट्यूशन, जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, जिनको ओन्ड एंड जिनको ओन्ड, जिनकी मालिक कौन है? ओन्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट, है ना, जिनकी मालिक कौन है? गवर्नमेंट। और ऑपरेट कौन करती है? गवर्नमेंट। ओन्ड एंड ऑपरेट कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनके ऊपर ये एक्ट लागू हो जाता है। ठीक है। सो दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल इंडिया। द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, जिनको ओन्ड एंड कंट्रोल कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। वो पब्लिक आर द पब्लिक अथॉरिटीज एंड आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। यानी इनको सभी को आरटीआई एक्ट को कंप्लाई करने की जरूरत होगी, यानी इनको भी इनके आरटीआई एक्ट को पालन करना पड़ेगा। सो आरटीआई प्रोवाइड द एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट। आरटीआई एक्ट के तहत किन इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज करने से बच सकते हैं? जैसे ट्रेड सीक्रेट है, उसको नहीं करना है। दैट वुड हार्म द कंपिटिटिव पोजीशन ऑफ द थर्ड पार्टी। अगर किसी भी थर्ड पार्टी की ट्रेड सीक्रेट को हम लीक कर देंगे, रिलीज कर देंगे, तो उसको कंपिटिटिव नुकसान हो जाएगा। सो द एक्ट एग्जेम्प्ट डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी डिस्क्लोज करने से ये एक्ट रोकता है। विच हैज नो रिलेशन टू एनी पब्लिक एक्टिविटी, जिसका पब्लिक एक्टिविटी या पब्लिक इंटरेस्ट से कोई भी संबंध नहीं है। सो विच वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेशन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। ये किसी भी व्यक्ति के प्राइवेसी का हनन हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अब राइट टू इंफॉर्मेशन है क्या? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का सेक्शन 3 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू अ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। इस एक्ट के तहत जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी को राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है। सो राइट टू इंफॉर्मेशन इज कन्फर्ड अपॉन द सिटीजन ऑफ इंडिया। सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सिर्फ कहां तक लागू है? भारत के नागरिक तक ही लागू है। ठीक है दोस्तों, डन है। नाउ अब ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं पब्लिक अथॉरिटीज के? यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, राइट आरटीआई के तहत हमारे जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, कौन है दोस्तों? जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उनके क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, उनको क्या क्या करना होता है? सबसे पहले जो भी पब्लिक अथॉरिटीज वर्क कर रहे होंगे उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, उनको डिस्क्लोजर, ज्यादा से ज्यादा चीजें सामने रखनी होंगी, लोगों को पता हो। रिलीवेंट फैक्ट एंड पॉलिसीज को भी उनको बताना पड़ेगा। रीजन फॉर द डिसीजन, अगर पब्लिक अथॉरिटी ने कोई डिसीजन लिया है तो किस कारण से लिया है, उस डिसीजन के पीछे क्या तर्क जिम्मेदार है, उस तर्क को बताना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन सो मोटो, उन्हें अपने आप बताना, जरूरी नहीं कि हर एक इंफॉर्मेशन कोई जब मांगे तभी इंफॉर्मेशन दी जाए, वो खुद भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों। वाइड डिसमिनेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। इजी एक्सेस एंड रीजनेबल प्राइस, आसानी से लोग उनसे जो इंफॉर्मेशन वो एक्सेस कर पाए और उसकी कीमत भी रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में पीआईओ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए। पीआईओ का मतलब क्या है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना जरूरी है। सो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एवरी पब्लिक अथॉरिटी, जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी होंगी, रिक्वायर्ड टू डेजिग्नेट सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और ऑफिसेस। तो पब्लिक अथॉरिटी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या यूनिट होंगे, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का, सो सेंट्रल स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी उनके यहां होना चाहिए। और इस पीआईओ की जिम्मेदारी होगी कि जो भी इनसे इंफॉर्मेशन मांगी जाए वो इंफॉर्मेशन उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कौन? पीआईओ। ठीक है दोस्तों। सो इंफॉर्मेशन टू द पर्सन रिक्वेस्टिंग फॉर द इंफॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट, यानी अगर कोई भी सिटीजन ऑफ द कंट्री आरटीआई एक्ट के तहत कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है तो पीआईओ उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और हर एक पीआईओ के लिए एक असिस्टेंस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे। सो एवरी पब्लिक अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू डेजिग्नेट एन ऑफिसर। ठीक है दोस्तों। एट ईच सब डिवीजन लेवल,
और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल एज सेंट्रल और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो आपको बताया गया है कि जो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं ये सब डिवीजन लेवल पे या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे और ये उन एप्लीकेशंस को रिसीव करेंगे जहां पे इंफॉर्मेशन की क्या की गई होगी, अपील अंडर द आरटीआई एक्ट, और फिर इसे ये फॉरवर्ड करेंगे सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को और सेंट्रल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से समझो। इनका कहना क्या है कि जो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होंगे ये वर्क करेंगे किस लेवल पे, ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर सब डिवीजन लेवल पर या फिर सब डिवीजन लेवल पे ये वर्क करेंगे। ठीक, तो जब भी किसी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन चाहिए है, जब भी किसी व्यक्ति को आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन चाहिए है तो वो अपील करेगा। क्या करेगा, अपील। और वो अपील इंफॉर्मेशन की जो रिक्वायरमेंट है, इंफॉर्मेशन की जो अपील है वो किसके पास पहुंचेगी, पहले असिस्टेंट पीआईओ के पास पहुंचेगी। फिर असिस्टेंट पीआईओ की जिम्मेदारी है कि वो इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा, किसके पास फॉरवर्ड करेगा, सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है, ठीक है, डन है। तो ये इनका पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, या फिर वो इसको फॉरवर्ड कर सकता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को। किसको, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन को वो फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है दोस्तों, डन। तो यहां पे अब कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो रहा। ठीक है, डन है। नाउ आगे, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग एन इंफॉर्मेशन, यानी अगर कोई भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना चाहता है तो क्या प्रोसीजर उसे फॉलो करने होंगे, वो कौन से माध्यम होंगे या किन तरीकों से वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है। तो जो भी पर्सन इंफॉर्मेशन को लेना चाहता है वो रिक्वेस्ट करेगा, वो रिक्वेस्ट कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक यानी ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी, और फिजिकल यानी पेपर, फिजिकल माध्यम से भी। ठीक है, अब भाषा कौन सी होगी, हिंदी में भी वो अपनी रिक्वायरमेंट दे सकता है, वो इंग्लिश में भी दे सकता है, और उस एरिया में जो भी लैंग्वेज मान्य होगी उस लैंग्वेज में भी वो इंफॉर्मेशन को मांग सकता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ जब भी वो रिक्वेस्ट करेगा इंफॉर्मेशन की तो उसके साथ जो भी प्रिस्क्राइब्ड जो फीस होगी, है ना, जो भी एक्ट के तहत प्रिस्क्राइब्ड फीस होगी वो फीस उसको पे करनी होगी, और वो इंफॉर्मेशन के लिए सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है। सो नो रीजन एनी अदर पर्सनल डिटेल आर रिक्वायर्ड टू गिवन फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी अगर कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है तो इनको कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नो रिक्वायरमेंट, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करें कि मेरा नाम ये है और मैं ये हूं, मैं इसलिए मांगना चाहता हूं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो हमने क्या समझा, अ पर्सन शैल मेक अ रिक्वेस्ट, जो व्यक्ति अपनी रिक्वेस्ट करेगा इंफॉर्मेशन की वो स्पेसिफाई करेगा पर्टिकुलर्स को कि उसे किस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए है। सो स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन साउट in writing or through the electronic means in English, Hindi or official language of the area in which application is being made along with the prescribed fees to the concerned central or state public information officer। यानी जिस व्यक्ति को इंफॉर्मेशन चाहिए है वो रिक्वेस्ट कर सकता है रिटन में क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा इंफॉर्मेशन की, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी फिजिकल माध्यम से वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है, हिंदी इंग्लिश और उस एरिया की लैंग्वेज में। साथ ही साथ उसको प्रिस्क्राइब फीस पे करनी होगी और इसको अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है। अब डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, कितने आपकी रिक्वेस्ट, जैसे मैं एक, मान लीजिए मैं एक मतलब इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक सिटीजन हूं, मैंने इंफॉर्मेशन मांगी, तो मेरी इंफॉर्मेशन कितने दिनों में डिस्पोज हो जाएगी, मेरी रिक्वेस्ट कितने दिन में मुझे डेटा मिल जाएगा। तो सबसे पहले नॉर्म्स फॉर द डिस्पोजल पहला होता है टाइम लिमिट, कितने समय में आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो फुलफिल हो जाएगी। तो पीआईओ जो भी हमारा इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो भी है ना,
ठीक। सो पीआईओ सेल आइदर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और रिजेक्ट रिक्वेस्ट विद इन 30 डेज। जिस दिन भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास रिक्वेस्ट रिसीव होगी, क्या होगी, रिक्वेस्ट रिसीव होगी, इनके पास अधिकार है कि उस रिक्वेस्ट को या तो एक्सेप्ट कर लें या फिर रिजेक्ट कर दें। तो इसके लिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए इनको कितने दिन का समय दिया गया, 30 डेज का टाइम दिया गया। कितने दिन का समय दिया गया, 30 डेज का। बट अगर लाइफ और प्रॉपर्टी का केस है, किसका केस है, ये क्वेश्चन बनता है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का केस है, प्रॉपर्टी का अगर केस है तो वहां पे 48 आवर्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं। 48 आवर्स में उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। इंटीमेशन फॉर एडिशनल फीस, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके साथ अतिरिक्त फीस देनी है तो वो फीस देनी पड़ेगी रिक्वेस्ट करने वाले को। वेयर अ डिसीजन इज टेकन टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ एनी फर्दर फीस, जहां पर यह निर्णय लिया जाएगा कि जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसके लिए आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी, रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, तो वो फीस आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। नाउ फिर आता है एक्सेस टू डिसेबल्ड, है ना, जो लोग विकलांग लोग हैं, है ना, या सीरियसली, है ना, सेंसोरियली विकलांग हैं, तो उनके केस में क्या होगा अगर वो इंफॉर्मेशन मांगते हैं, तो वेयर एक्सेस टू द रिकॉर्ड और पार्ट देयर ऑफ इट is to be provided to a person sensorily disabled, the PIO shall provide assistance to enable access। तो ये PIO की जिम्मेदारी होगी कि वो उनको असिस्टेंस यानी सहायता प्रोवाइड करें जिससे कि वो एक्सेस कर पाए इंफॉर्मेशन। एडिशनल फीस फॉर प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अब जैसे अगर आप कोई भी डेटा रिकॉर्ड मांगा है उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पीडीएफ या सॉरी पेन ड्राइव या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देना है या फिजिकल माध्यम से पेपर पे देना है तो उसके लिए क्या प्रावधान है ये बताया गया है। सो वेयर द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन प्रिंटेड और एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट फर्दर रीजनेबल फीस इज चार्ज, तो उस इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटेड फॉर्म के लिए रीजनेबल फीस चार्ज की जाएगी, एक्सेप्ट फ्रॉम द पर्सन हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। बट जो बीपीएल लोग हैं उनसे ये एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। जैसे ₹2 फॉर ईच पेज A4 A3 साइज पेपर क्रिएटेड और कॉपीड, जितने भी पेज लगेंगे उसके लिए ₹2 हर एक पेज के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। एक्चुअल चार्ज और कॉस्ट ऑफ प्राइस कॉपी इन लार्ज साइज पेपर, अगर ज्यादा बड़े पेपर पे आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ रही है तो जितनी भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। एक्चुअल कॉस्ट और प्राइस सैंपल और मॉडल्स एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, नो फीस फॉर द फर्स्ट आवर, अगर आप किसी रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन करते हैं तो फर्स्ट आवर के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी, उसके बाद ₹5 हर 15 मिनट के हिसाब से आपको पे करने होंगे। अगर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में देरी होती है तो डिलेट के केस में आपसे कोई भी फीस नहीं ले जाएगी, आपको इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने का प्रावधान इस एक्ट में रखा गया है। रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट, इफ रिजेक्टेड द पीआईओ शैल इन्फॉर्म द रीजन, अगर कोई भी पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर किसी भी रिक्वेस्ट को क्या करता है, रिजेक्ट करता है, तो उसको इसका रीजन बताना पड़ेगा कि उसने क्यों रिजेक्ट की है आपकी एप्लीकेशन। ठीक है ना। द पीरियड विद इन विच एन अपील मे बी प्रिफर्ड एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द एपलेट अथॉरिटी, और ये भी बताएगा कि कितने दिन के अंदर आप अगर इनसे ऊपर एपलेट अथॉरिटी के पास अपनी अपील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शैल बी ऑर्डिनरी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म साउथ, जिस फॉर्म में आपने इंफॉर्मेशन मांगी है उसी फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, अनलेस इट नीड डिसप्रोपोर्शनेट रिसोर्सेज और इट डिस्क्रिमिनेंटल ऑफ द सेफ्टी प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड। बस ये ध्यान रखा जाएगा कि अगर किसी ऐसे माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है जिससे उसकी सुरक्षा को नुकसान हो रहा है या उसका मतलब जो उसकी सेफ्टी या प्रिवेंशन नहीं हो पा रहा है तो उस चीज का ध्यान यहां पे रखा जाएगा। फिर इसके बाद आता है दोस्तों आज के हमारे पार्ट में पार्शियल इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, उस इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा पार्ट आपको चाहिए एज ए इंफॉर्मेशन, सो इफ अलाइंग पार्शियल एक्सेस द पीआईओ शैल इन्फॉर्म द एप्लीकेंट, अगर ये अनुमति होगी तो वो पार्शियल इंफॉर्मेशन भी एप्लीकेंट को प्रोवाइड की जाएगी। ओनली पार्ट ऑफ रिकॉर्ड इज बीइंग प्रोवाइडेड, द रीजन फॉर द डिसीजन, क्यों डिसीजन लिया गया वो रीजन का तरीका भी बताएंगे वो, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन डिसाइडेड, जिस व्यक्ति ने डिसीजन लिया है उसका नाम और पता भी दिया जाएगा, और राइट
राइट्स विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू द डिसीजन रिगार्डिंग नॉन डिस्क्लोजर फीस और फॉर्म, ये सब चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, हर एक चीज को बहुत साफ साफ बताया गया है। अब ट्रांसफर ऑफ रिक्वेस्ट, सपोज आपने किसी पीआईओ के पास आपने रिक्वेस्ट की कि भैया हमें ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए, सपोज आपने एक रिक्वेस्ट की किसी पीआईओ के पास, ठीक, बट जो रिक्वेस्ट आपकी है वो इस पीआईओ के पास अवेलेबल नहीं है। तो जैसे इसको पता चलेगा कि ये रिकॉर्ड हमारे पास नहीं किसी और के पास मिलेगा, तो इसे उसी दिन 5 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर, 5 डेज के अंदर आपकी रिक्वेस्ट को उस पीआईओ के पास ट्रांसफर करना होगा। सो कितने दिन में दूसरे पीआईओ के पास ट्रांसफर करना होगा, जिस दिन इनको रिक्वेस्ट मिली है उससे 5 दिन के अंदर जो जिम्मेदार पीआईओ या अथॉरिटी है उनके पास ये ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या रिक्वेस्ट। नाउ अब क्या कहा गया है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, अगर आप थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कंसीडर डिस्क्लोजिंग एनी इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड पार्ट देयर ऑफ विच रिलेट to or has been supplied by the third party has been treated as confidential by the third party itself decide after consulting। तो किसी थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन अगर मांगी गई है तो वो उसके लिए कॉन्फिडेंशियल होती है, उनसे कंसल्ट करके ही वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट, सो द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मे बी रिजेक्टेड वेयर इट वुड इन्वॉल्व एन इनफिंगरमेंट ऑफ द कॉपीराइट सब्स्टिट्यूटिंग इन अ पर्सन। तो अगर किसी के कॉपीराइट का हनन हो रहा होगा तो वहां पे इंफॉर्मेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिनको एग्जेम्प्ट किया गया डिस्क्लोजर से, जिसको आपको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, उसको उस तथ्य से बाहर रखा गया है जो आरटीआई का पावर है। ठीक है, तो जैसे डिस्क्लोजर एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय द लॉ और मे कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट का सम्मान या अनादर होता है किसी इंफॉर्मेशन से, है ना, या कानून के द्वारा जिसको रोका गया है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। डिस्क्लोज वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, अगर संसद या जो विधानसभा या विधान परिषद होती है उनके प्रिविलेज को ब्रीच करती होगी तो वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। रिलेटिंग टू कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाएगी। जैसे आप कोई पूछे कोको कोला का फॉर्मूला बताओ तो कैसे बता देगा, वो उसका बिजनेस ट्रेड है ना, तो उसको ट्रेड कमर्शियल कॉन्फिडेंस ट्रेड सीक्रेट कहते हैं ना, तो उसको नहीं पहुंचा बताया जाएगा। अवेलेबल टू अ पर्सन इन हिज फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, जैसे लॉयर और क्लाइंट का रिलेशनशिप होता तो उसको भी नहीं बता सकते ना, ट्रस्टी बेनिफिशियरी का जो रिलेशनशिप होता उसको नहीं बता सकते, डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता इसे हम फ्यूडिशरी रिलेशनशिप कहते हैं, जिम्मेदारी वाला रिलेशनशिप, तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी रिलीज नहीं की जाती है। रिसीव इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, अब कुछ विदेशी सरकार से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो उसको भी रिलीज नहीं किया जाएगा। डिस्क्लोजर वुड इंडेंजर द लाइफ एंड फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी व्यक्ति के जीवन को या, है ना, भौतिक तौर पर उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है तो वो इंफॉर्मेशन भी रिलीज नहीं की जाएगी। वुड इम्पेड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अप्रहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर कैबिनेट पेपर। ठीक है, तो अगर किसी केस की सुनवाई चल रही उस केस पे प्रभाव गलत पड़ सकता है तो ऐसी इंफॉर्मेशन को भी रिलीज नहीं किया जाता है। तो अ पर्सन हु हैज नॉट रिसीव विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, यानी 30 डेज के अंदर अगर उसको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है और इस अग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ सेंट्रल पीआईओ, या उसको सेंट्रल पीआईओ ने रिजेक्ट कर दिया है, तो आप 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं हायर और सीनियर रैंक ऑफिसर, यानी सेंट्रल पीआईओ के पास, जो सीनियर रैंक का सीपीआईओ होगा उसके पास आप अपील कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड थी। आई होप आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि हमें सर से और भी चीजें पूछनी चाहिए जिससे कि हम अपने जेएआईबी एग्जाम में 2026 को क्वालिफाई कर जाएं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के हमसे अपनी बातें रख सकते हैं। सो जेएआईबी की अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सबसे पहले जेएआईबी महापैक सबसे इंपॉर्टेंट है। जेएआईबी महापैक मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आप महापैक के थ्रू ही प्रिपरेशन करिए, क्योंकि जितने भी हमारे अपकमिंग बैच होंगे वो सब, और जितने भी हमारे चल रहे बैच हैं वो सब आपको इस महापैक में वन स्टॉप सोल्यूशन, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाती है चारों सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। साथ ही साथ अगर आप सिर्फ फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो फाउंडेशन 2.0 बैच आपके लिए अवेलेबल है, और इसमें आप रेगुलर प्लान और प्रो प्लान में सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर प्लान आपको 1999, प्रो प्लान आपको 2999 में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों,
साथ ही साथ आपके लिए JAIB वीकेंड बैच भी अवेलेबल है, जो कि नवंबर 2026 को टारगेट किया है, और हमारा MCQ बैच स्टार्ट हो रहा है। तो फटाफट MCQ बैच के साथ जुड़ जाइए, जिससे कि यूनिट वाइज आप क्या डिस्कस कर पाएंगे, अपने MCQs डिस्कस कर पाएंगे, और उन MCQs के साथ वहां पे जो भी केस स्टडी अगर बन सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। सो अगर सिर्फ आप MCQ बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको लीस्ट प्राइस में ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। बशर्ते अगर आपने महापैक सब्सक्राइब किया है तो उसमें ये इनबिल्ड रहेगा, इसके लिए अलग से आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, बस आपके महापैक की वैलिडिटी होना जरूरी है। अगर आप में से कोई भी आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहा है तो समर्थ 2.0 आरबीआई ग्रेड बी बैच फेज 1 फेज 2 के लिए अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को टारगेट कर सकते हैं समर्थ 2.0 बैच के साथ। JAIB सेट ऑफ 4 बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। इन बुक्स की सबसे बड़ी खासियत है एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशंस, क्वेश्चन विद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जाते हैं हर एक यूनिट के बाद, और उनका सॉल्यूशन भी, साथ ही साथ माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन भी आपके लिए उपलब्ध है। तो आप इसको लीस्ट प्राइस में सब्सक्राइब कर सकते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट और PW स्टोर से। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल बी। सो थैंक यू वेरी मच।